नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस के चैनल पे। आज का टॉपिक है सार्क का। ये सार्क वो नहीं है जो मछली के बारे में बात कर रहे हैं। सार्क है क्षेत्रीय संगठन, इसके बारे में बात करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जो हम बात कर रहे हैं वो साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से देश इसमें आते हैं, किस हिसाब से आपस में सहयोग स्थापित करते हैं, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, और एक दूसरे के राष्ट्र अध्यक्ष किस तरह से मीटिंग करते हैं, उसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैप किस तरह से पढ़ा जाता है। मैप को 4 भागों में डिवाइड करना है। बीच से जितने ऊपर की जो भाग आया है, यहाँ से जो ऊपर की अगर देखा जाए उसे नॉर्थ बोलते हैं, नीचे की ओर साउथ है, ये राइट साइड है ईस्ट और लेफ्ट साइड है वेस्ट। तो इस तरह से हम मैप को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया के बारे में। तो इतना जितने भी देश यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो साउथ एशिया में कंसिडर किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो सार्क की बात कर रहे हैं वो सार्क में प्रमुख देश आता कौन कौन सा है, जैसे कि भारत इसमें एक प्रमुख देश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है। इस तरह से टोटल इसमें 7 सदस्य देश होते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको डिटेल में सार्क इस तरह से सार्क है वो बिम्स्टेक में भी शामिल है, सार्क है वो कुछ बिम्स्टेक है वो एशियन में शामिल है। इस तरह से इसका डायग्राम दिया गया है। अब बात करते हैं कि सार्क वास्तव में होता क्या है। सार्क एक तरह से वो है क्षेत्रीय संगठन, क्योंकि ये हम साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं। जो बात किए थे प्रमुख देश, इसमें 7 देश के बारे में बात किए थे, वो 7 देश इसमें शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मेन मकसद होता है कि अगर कोई देश, इस 7 देशों में से कोई देश है आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके आर्थिक मदद पहुंचाने के काम करना, सामाजिक जागरूकता फैलाने के काम करना, सांस्कृतिक धरोहर, एक दूसरे देश को सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम इनका है। ये एक हिसाब से बहुपक्षीय मंच यानी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जहां सदस्य देश हैं आपस में आके अपनी समस्याओं का चर्चा करते हैं। अगर ये समस्याओं को हल करने में सार्थक है तो फिर ये आगे क्षेत्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं इनका स्थापना और पृष्ठभूमि कि इसका स्थापना कब हुई है, किस तरह से ये फॉर्मेशन में आया। 1980 में जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान हुआ करते थे, उनके विचार में आया। फिर 1985 5 साल बाद 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई। ढाका में इसका स्थापना हुआ। पहला सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में ही आयोजित हुआ था, लेकिन इनका याद रखना जो स्थापना तो ढाका में हुआ था लेकिन इनका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा संगठन बन के आया। जो सदस्य देश के बारे में बात कर लिए कि इसके सदस्य देश कौन कौन से है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, इस तरह से मुख्य रूप से है। हालांकि ये जो 2007 में शामिल हुआ था लेकिन अभी इसका वैल्यू इसलिए कम हो जाता है क्योंकि तालिबान शासन आने के बाद इसका वैल्यू अभी खत्म हो चुका है। हालांकि ये जो क्षेत्रीय संगठन है ये सही से काम नहीं करता है क्योंकि इसका जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी 2014 में देखने को मिला था, उसके बाद इसमें जब भी मीटिंग होता है तो कोई ना कोई देश इसमें नहीं आता है और ये मीटिंग रुक जाता है। जैसे भारत है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो देश भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण ये संगठन होने नहीं देता है, इसलिए मीटिंग रुक जाता है। तो इसे एक हिसाब से बात किया जाए तो ये एक क्षेत्रीय संगठन तो है लेकिन ये सही से काम नहीं करता और इनके जगह सार्क की जगह कहीं ना कहीं बिम्स्टेक काम करना शुरू कर देता है। बिम्स्टेक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब बात कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आपस में जनता के जीवन स्तर को सुधारना, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी में साझा प्रदान करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। लेकिन पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता ही है, तो ऐसी स्थिति में सार्क का औचित्य नहीं हो पाता। दक्षिण एशिया को शांति, स्थायित्व और समृद्धि की ओर ले जाना ताकि आपस में ये जो साउथ एशिया कंट्री है वो अच्छे से वृद्धि कर सके, अपने इकोनॉमी को बढ़ा सके। लेकिन जब मीटिंग होगा तभी इसका फैसला होगा, लेकिन 2014 से ये मीटिंग रुकी हुई है, इसलिए अभी तक इसकी स्थिति सही से नहीं है।
संरचना, किस तरह से इसमें लोग बैठते हैं, किस तरह से इसकी संरचना होती है। इसका एक होता है शिखर सम्मेलन, जिसमें सम्मेलन बोलते हैं। हर 2 साल में राष्ट्र अध्यक्ष आपस में मिलते हैं और इसका मीटिंग होते हैं। एक मंत्री परिषद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं और योजनाएं बनाते हैं। स्थायी समिति होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, जो सचिव स्तर के अधिकारी इसमें होते हैं। सचिवालय होते हैं, जिसमें प्रशासनिक काम होता है और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। बात किया जाए अब इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिसमें ये अब तक काम कर चुका है। जैसे कि सार्क डेवलपमेंट फंड होता है, यानी सार्क के अपने एक फंड बना के रखा हुआ है जिसमें सामाजिक विकास किया जा सके, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर कृषि अनुसंधान कार्य करने के लिए बनाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों देशों में किसी तरह से कोई आपदा उत्पन्न हो जाता है तो उसे मैनेज करने का काम किया जाए। एनर्जी सेंटर है, यूनिवर्सिटी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अब इनकी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, यानी जैसे सार्क चलाया गया था जिसमें क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2006 से इसे लागू किया गया था। फंड है, उसका यूज करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो सकता है तो करे, आपस में एक देश दूसरे देश से व्यापार करे। सार्क का फूड बैंक बनाया गया था। सार्क वीजा एक्सेप्शन सिस्टम को चलाया गया था जिसमें कुछ नागरिकों के लिए वीजा छूट दी गई थी। पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव लाया गया था। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया था, यूनिवर्सिटी जिसका दिल्ली में स्थित है। सार्क के प्रमुख अगर लाभ देखा जाए तो क्या क्या लाभ है। अभी तक इसमें आर्थिक जो सहयोग है वो एक प्रकार आर्थिक सहयोग का मंच है जिसमें सभी देश आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष मिलके आर्थिक सामंजस्य करते हैं और जो समस्या रहते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर लोन चाहिए तो सार्क देश की तरफ से लोन भी दिया जाता है। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से साझेदारी रहती है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की बात होती रहती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान से समझ और शांति को बढ़ोतरी मिलती है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी पर साझा रणनीति की कोशिश रहती है। अब प्रमुख चुनौती इसमें यह है कि सार्क तो बना दिया है लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है जिसके कारण इसमें एक बड़ी रुकावट देखने को मिलती है। कभी कभी इसकी मीटिंग हो नहीं पाती है, राष्ट्र अध्यक्ष नहीं मिल पाते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है, उसके बाद जितने भी देश हैं छोटा छोटा देश है, उसमें किसी की वर्चस्व देखने को नहीं मिलता, उसका राजनीतिक वर्चस्व खत्म है। असमान विकास दर देखने को मिलता है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बाकी सब छोटा देश है, तो भारत की जीडीपी इन देशों की तुलना में ज्यादा है। आंतरिक संघर्ष श्रीलंका में देखने को मिला, अफगानिस्तान में देखने को मिला। श्रीलंका में राष्ट्रपति अपने पद छोड़ के भाग रहे हैं, इसी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ रहा है, तो एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण ये संगठन मुख्य रूप से अपने अस्तित्व में नहीं आ पा रहे हैं। चीन की घुसपैठ से क्षेत्रीय संतुलन पर भी खतरा मंडरा रहा है। आसपास में अगर बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए, नेपाल में, भूटान में, भारत में, इस तरह से चीन का जो वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सार्क का एक एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सार्क अगर एक्टिव नहीं है तो फिर धीरे धीरे अन्य देशों का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ता जाएगा। शिखर सम्मेलन बार बार स्थगित होने से, जो लास्ट वही बताया था कि 2014 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद अभी तक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सार्क को कोई आश्रित नहीं रह जाता। अगर इनकेस होता है कहीं भी तो याद रखना कि सार्क है वो एक प्रकार से क्षेत्रीय संगठन है जिसका मेन उद्देश्य है कि आर्थिक, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से एक दूसरे देश को सहयोग प्रदान करना होता है। बात करते हैं भारत की भूमिका किस तरह से रहा सार्क में। तो सार्क में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली देश सार्क का वो है भारत। सार्क का सैटेलाइट जिसे G8-9 के नाम से जाना जाता है, उसमें भारत ने सभी पड़ोसी देशों को मुफ्त में दिया है। कोविड-19 के समय जब सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड आया था, उस समय भारत ने ही इसकी शुरुआत की गई थी, तो उसमें बहुत सारा फंड आपस में पड़ोसी देशों को दिया गया है। बात किया जाए मालदीव की, बात किया जाए बांग्लादेश में, तो विभिन्न प्रकार की कोविड-19 के समय सहायता पहुंचाने के कार्य सार्क के अंतर्गत भारत ने किया है। भारत चाहता है कि सार्क को आर्थिक, डिजिटल, पर्यावरणीय सहयोग का मंच बनाया जाए, लेकिन भारत पाकिस्तान संबंधों के चलते अक्सर गतिरोध उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार की जो मीटिंग होती है, जो 2 साल में होने वाली मीटिंग है, वो रुक जाती है। ऐसी स्थिति में सार्क का औचित्य खत्म हो जाता है। बात करते हैं भविष्य की दिशा क्या है। अगर हमें इसको मजबूत बनाना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सार्क का भविष्य तभी उज्जवल होगा
जब राजनीतिक तनाव कम होगा। यानी आपस में जैसे श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है, अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलता है, इनके बीच अगर राजनीतिक तनाव कम हो जाता है, आपस में सभी देश एकजुट होकर काम करेगा तो सार्क का औचित्य बढ़ सकता है, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना जा सकता है, सार्क को प्रभावी और सक्रिय मंच बनाया जा सकता है। अगर सार्क निष्क्रिय होता है तो बिम्स्टेक जैसे संस्था है उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ सकता है। इंडिया नेपाल मजबूत करना पड़ेगा, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश जैसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे तो कहीं न कहीं सार्क का औचित्य बना रह जाएगा। बात करें बिम्स्टेक के बारे में तो बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। यानी कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में आपस में जो बे ऑफ बंगाल आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में आते हैं उनके साथ एक सहयोग स्थापित कर सके। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आता है। तो ये कंट्री का मेन उद्देश्य है कि इसे टेक्निकल और इकोनॉमी रूप से क्या करना है, सहयोग प्रदान करना है। अगर ये सार्क का काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बिम्स्टेक इसका जगह ले सकता है। बात करते हैं इनकी कंक्लूजन की कि अगर सार्क दक्षिण एशिया के लिए एक जरूरी मंच बन चुका है जो साझा विकास और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि इसमें कई राजनीतिक बाधाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यदि सदस्य देश आपस में मिलकर चले तो सार्क वैश्विक मंच पर एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।